बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने का पहला दिन यानी कि 1 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। यह बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव लेकर के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 15 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के 5 जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, नवादा, खगड़िया और भागलपुर में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर कल 2 मई को भी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, नवादा और शेखपुरा में लू का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि इसके अलावा मौसम विभाग ने पटना, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नवादा आदि जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। यही हाल सीमांचल के जिलों का भी है, यानी कि सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मिथिलांचल के कुछ जिले शामिल है। इन जिलों में रहने वाले लोग दोपहर के समय बिना किसी वजह से घर से बाहर ना निकले और खूब पानी पिए। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो अगले 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू चलने के आसार हैं। इसलिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो फिर आप पानी पी करके निकलें और छाता का भी इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में विपक्षियों के परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। INDIA में पीएम की रेस में कितने नेता है और उसमें राहुल गांधी सबसे पीछे हैं। जब अपने भाषण में ये बात कहते हुए उस गठबंधन की हकीकत बताई है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि INDIA जीते ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर वे जीतते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? क्या एक साल के प्रधानमंत्री बनाएंगे? 1 साल शरद पवार, 1 साल लालू प्रसाद, 1 साल स्टालिन, 1 साल ममता बनर्जी। जो कुछ बचा हुआ समय होगा वह राहुल बाबा को बनाया जाएगा। क्या ऐसा नेतृत्व देश को मजबूत कर सकता है? यह कहना है अमित शाह का। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत निश्चित है। जब उनको तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है बिहार में जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करना और योग्यता के आधार पर राजनीति की शुरुआत करना। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे और लोकसभा की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार में भारी जन समर्थन दिख रहा है। बिहार में बड़ा जन समर्थन हमारे साथ और फिर प्रदेश में इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 100% नहीं बल्कि 1000% सही कहा है। निश्चित रूप से इस बार बिहार में एनडीए को 40 की 40 सीटें मिलेगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने भी इंटरव्यू देखा है और प्रधानमंत्री जी की बातों को सुना है। इस बार सभी सीटों पर हमारी जीत होगी। मांझी ने आगे कहा कि एनडीए को बिहार में 40 और भारत में 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी नेता के बीजेपी सांसद के अश्लील वीडियो मामले में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वालों का अब नारा हो गया है बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले ऐसे लोगों का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जब कर्नाटक के बीजेपी सांसद पर्वतजल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्नाटक में 2500 बहनों का शोषण किया गया। जब ऐसा करने वाला कौन था? तो फिर उन्हीं लोगों का साथी है। पता चला है कि फरार होकर के जर्मनी में चले गए हैं। देश से फरार होने में किसने मदद की? ऐसे मामले में गृह विभाग हमेशा फरार होने के बाद जागता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इससे पहले महिला पहलवानों का शोषण हुआ लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। मणिपुर में महिला के साथ दरिंदगी हुई, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे। अब बिहार में शराबबंदी लागू है। जी हाँ, शराबबंदी लागू है, ये आपको पता है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि बिहार में शराब आए दिन मिलते रहता है। जिसको पीने का है वो तो खैर पी ही लेते हैं किसी तरीके से, और तस्करी करते हैं, यानी कि शराब लाते हैं और बिहार में बेचते हैं। जब कहते हैं कि तस्कर डाल तो पुलिस भी पात
यानी कि तस्कर अलग अलग तरह के हथकंडा अपना करके शराब तस्करी करते हैं, तो वहीं पर पुलिस भी उन तस्करों पर भारी पड़ जा रहे हैं। जब पुलिस भी उन तस्करों को दबोच ले रहे हैं। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार की बेतिया से। बेतिया में तरबूज के अंदर तस्करों ने शराब छिपा करके रखा था और पिकअप वैन पर लाद करके शराब तस्करी को अंजाम देने की कोशिश की थी। हालांकि तस्करों की चालाकी नाकामयाब रही। बगहा पुलिस जिले के धनहा थाना की पुलिस ने मंगलवार की देर रात एक पिकअप वैन में तरबूज में शराब छिपा करके ले जा रहे तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, वहीं 800 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के खिरकिया से बिहार के बेतिया में शराब की तस्करी करने के लिए तरबूज के अंदर अंग्रेजी शराब की पेटी छुपा करके पिकअप वैन से लाद करके लाया जा रहा था। इसी दौरान धनहा चेक पोस्ट पर पुलिस के द्वारा वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने जब पिकअप वैन को रोकना चाहा तो फिर पिकअप वैन आगे की ओर तेज गति से भागता गया। जब पुलिस को संदेह हुआ तो फिर पुलिस ने पीछा करते हुए वाहन को आगे से जाकर के रुकवा दिया और गहनता से जांच की तो फिर पिकअप के अंदर तरबूज रखे हुए थे। हालांकि पुलिस को पिकअप वैन पर लदे तरबूज पर शक हुआ। पुलिस ने तरबूज को हटा करके देखा तो उसके अंदर शराब छुपी हुई थी। जहां वहीं पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बिहार भाजपा अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के राजद के पक्ष में वोट करने की अपील पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद और उनका पूरा कुनबा भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जब लालू परिवार को पिछले बार की तरह इस बार भी बिहार में निराशा ही हाथ लगने वाली है। बिहार में इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के मन में आज भी लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज की यादें ताजा है, जब उनके शासनकाल में सत्ता के संरक्षण में फिरौती के लिए अपहरण को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। अपराधियों और फिर रंगदारियों की दहशत से हजारों व्यापारियों, डॉक्टर और फिर अन्य कारोबारियों को बिहार से पलायन करना पड़ा था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर कानून का शिकंजा कसने वाला है, इसलिए इस परिवार को लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिख रहा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि लालू को ये बताना चाहिए कि जिस कांग्रेस ने 1975 में देश के संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र का अपहरण कर लिया था, आज उसी कांग्रेस के साथ क्यों है। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? हिजरा बंद करके ताली बजा रहे थे क्या? ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का। जब मुकेश सहनी ने ये विवादित बयान मोदी को लेकर के दिया है, मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 10 साल से क्या हिजरा बंद करके ताली बजा रहे थे। उन्होंने पूछा है कि पीएम मोदी क्या कर रहे थे, वे 10 साल में मंडल कमीशन क्यों नहीं लागू किए। दरअसल सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस के कारण देश में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। इसके बाद अमित शाह के बयान पर भड़कते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। हम लोगों को शर्म आता है कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भैया 10 साल से आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं मंडल कमीशन को लागू किया? 10 साल से आप क्या कर रहे थे? हिजरा बंद करके ताली बजा रहे थे क्या? साथ ही भाजपा के उस बयान पर कांग्रेस के संविधान को खत्म करना चाहती को लेकर के मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी बातें भाजपा के लोग हमारे मुंह में ना डालें। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद आरक्षण को खत्म करना है। भाजपा कहते हैं कि मेरिट के हिसाब से नौकरी होगा, तो फिर क्या इसका क्या मतलब है? भाजपा आरक्षण को खत्म करने के लिए अलग अलग झूठ बोल रही है। आपको बता दूं कि वीआईपी बिहार में महागठबंधन की सहयोगी के तौर पर 3 लोकसभा सीटों गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर के हमला बोला है। आपको बता दूं कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के एनडीए पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो वे कहते थे कि कहां से रोजगार देगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से लाएगा ये। जब 17 महीने के लिए कार्य करने का मौका मिला तो फिर 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। इन युवाओं के बीच पटना गांधी मैदान में उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाया जो कहते थे कि नौकरी कहां से देगा। आज एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे सिर्फ लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और फिर विकास के मुद्दे पर चर्चा करने से एनडीए भाग रही है। जब राज्य महागठबंधन की सरकार ने नौकरी देना शुरू किया तो फिर भाजपा वालों ने चाचा को हाईजैक कर लिया। वे जहां रहे खुश रहे, बस चिंता इस बात की है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा उनके साथ क्या करने वाली है, ये सबको पता है। उन्होंने कहा
है कि केंद्र में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। बिहार की जनता ने 2019 में एनडीए को 39 सांसद दिए, लेकिन भाजपा ने बिहार के लिए क्या किया है? सिर्फ हम लोग और फिर लालू जी को गाली दिया है। खबर बिहार के अररिया से सामने आई है। अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया लोकसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में जनसभा किया। इस दौरान इंडिया गठबंधन पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जाति आधारित गणना को जब उन लोगों ने महत्व नहीं दिया तो फिर हम फिर से अपने पुराने घर में लौट आए, जब कहीं जाने वाले नहीं हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में वोट देने की लोगों से भी अपील की है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया में एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में रानीगंज स्थित लालजी उच्च विद्यालय के प्रांगण में अपनी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी संबोधन में कहा कि हम और भाजपा मिलकर के 2005 से कितना अच्छा काम किए हैं। झूठ से कुछ लोग भाजपा को मुस्लिम विरोधी बोलते हैं। बिहार में किस प्रकार से जंगल राज था, लेकिन आज भाजपा के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार में बहुत काम हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदीप सिंह को तो इस बार आप सभी का सेवा करने का मौका मिला है, जहां आप लोग प्रदीप सिंह जी को इस बार में चुनाव के लिए अपना पूरा सहयोग दीजिए और फिर जिता करके भेजिए। खबर बिहार के कटिहार से सामने आई है। कटिहार में एक दूल्हे को शराब के नशे में देख करके दुल्हन ने शादी तोड़ दी। जब दूल्हा बारात लेकर के कुर्सेला प्रखंड आया था, जब दुल्हन स्टेज पर इंतजार कर रही थी, बारात में देरी हुई तो लड़की वालों ने कारण पूछा। पता चला है कि दूल्हे की तबीयत खराब है। जैसे ही दुल्हन को दूल्हे के नशे में होने की जानकारी मिली तो उसने शादी तोड़ दी। जी हाँ, मामला बिहार के कटिहार का है। यहाँ पर शादी तोड़ने के बाद लड़की वालों ने दूल्हे समेत बारातियों को बंधक बना लिया। शादी में लगा खर्चा वापस करने की मांग करने लगे। पैसे मिलने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। इधर दूल्हे का कहना है कि मेरे कुछ दोस्तों ने नशा दे दिया था, इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। दरअसल कुर्सेला क्षेत्र के गाँव की लड़की की शादी रविवार को सुल्तानगंज आदर्श नगर गाँव के अरविंद चौधरी के लड़के मंजीत चौधरी से होनी थी। बारात को सुल्तानगंज आदर्श नगर से कुर्सेला के ऑडिटोरियम भवन आना था। रात में शादी करने के लिए जब बारात तय मुहूर्त में नहीं पहुंची तो फिर सब परेशान हो गए। दुल्हन हाथों में मेहंदी रचा करके शादी के जोड़े में इंतजार कर रही थी। इस दौरान लड़की वालों को जानकारी मिली कि नवगछिया के आसपास लड़के की तबीयत बिगड़ गई और फिर वे बेहोशी की हालात में है। सूचना मिलते ही लड़की के परिवार वाले गाड़ी से जब वहां पहुंचे तो देखा कि लड़का बेहोशी की हालात में पड़ा हुआ है। जब लड़की वालों ने लड़के वालों से पूछताछ शुरू की तो फिर वे लोग दुल्हन को छोड़ करके भागने लगे। जब कुछ लोगों ने कहा कि दूल्हे का इलाज कराया जा रहा है। मामले की छानबीन करने के पर पता चला है कि दूल्हा तो शराब का आदी है और ये अभी भी शराब के नशे में है, जिसको लेकर के लड़की भी शादी से इनकार कर गई और लड़की वाले ने भी शादी तोड़ दी। लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी अपने चरम पर है, बयानबाजी चरम पर है। जब सोमवार को बेगूसराय और झंझारपुर की रैली में अमित शाह ने कहा था कि अगर दोबारा एनडीए की सरकार बनी तो फिर बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अब इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और कहा कि ये लोग हार रहे हैं इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि यह हास्यास्पद है, यह हंसने वाली बात है। यह दो कारण है, पहला तो इनकी सरकार बनने नहीं जा रही है और दूसरा पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद वाले कौन लोग हैं उनके दल में, जब हमने तो पूरी लिस्ट गिनाई थी कौन कौन है दल में। जब पहले अपने घर से शुरू करें, जब अपने दल से शुरू करें, कोई मतलब नहीं रह गया है। दरअसल ये लोग हार रहे हैं इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। वहीं पर अमित शाह के उस बयान में जिन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो फिर ये लोग पीएम की कुर्सी भी बांट लेंगे, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग हार मान गए हैं, यानी कि ये लोग मान रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। 2500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटक में, करने वाला कौन था? बीजेपी का नेता था। इन्हीं के साथ ही पता चला है कि जर्मनी फरार हो गए हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण हुआ, जब प्रधानमंत्री चुप। मणिपुर में बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। कर्नाटक में 2500 बहनों को शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री 2-3 दिन पहले वैसे लोगों का चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या मामला है? क्यों प्रधानमंत्री और अमित शाह इस पर बयान नहीं देते हैं?
सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने नामांकन दाखिल किया है। जब बिना किसी तामझाम के पर्चा दाखिल करने के लिए हिना साहब पहुंची थी। पर्चा दाखिल करने के दौरान ना रोड शो ना जुलूस, सिर्फ कुछ समर्थकों के साथ उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। वहीं पर सीवान से राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी भी आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, जहां इस दौरान उनके नामांकन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे, जिसको लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। क्या आपको पता है कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कितनी अमीर है, यानी कि कितने संपत्ति के मालिक हैं? आपको बता दूं कि सारण लोकसभा सीट से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल किया है। रोहिणी 20 लाख रुपये को लेकर के मैदान में उतरी है। नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में 44 वर्षीय रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनके पास नगद 20 लाख रुपए हैं, जबकि पति समरेश सिंह के पास 10 लाख रुपए हैं। जब रोहिणी के पास 2,99,50,925 रुपए की कुल संपत्ति है, जबकि उनके पति के पास 6,92,40,438 रुपए की संपत्ति है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने लालू फैमिली पर डबल अटैक किया है। जब भाजपा नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद का संरक्षक बताया, उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने परिवार से आगे कुछ भी नहीं सोचते हैं। लालू यादव केवल परिवार के लिए जीते हैं, जब सब कुछ परिवार को ही सौंपना चाहते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लाना चाहते हैं और जनता की गहरी कमाई को लूट करके ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। लालू परिवार जब तक बिहार की राजनीति में रहेगा, बिहार का सम्मान नहीं बढ़ेगा, बिहारी का सम्मान नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, चैत के बाद बैसाख की बेकाबू धूप ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पखवाड़ा पर भर लगातार जिला का उच्चतम तापमान 40 और फिर 42 डिग्री के पार चल रहा हो। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। आपको बता दूं कि इसमें अगले 2 दिनों तक कोई भी कमी नहीं होगी। इस तापमान और गर्म हवा ने इंसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अब इसके बाद फसल और हरियाली पर भी इसका कहर टूट रहा है। जब खेतों में खड़ी मक्का और फिर सब्जी की फसलों को खूब नुकसान हो चुका है, जब इसके पौधे झुलस रहे हैं। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ते ही शहर में ठंडा का कारोबार तेजी से बढ़ गया है। शाम को धूप के डूबते ही लोग पक्के घरों से बाहर सड़क पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, निकल रहे हैं। इस दौरान बिहार के अलग अलग शहरों में शीतल पेय की बिक्री बढ़ गई है, जब कोल्ड ड्रिंक्स का विभिन्न ब्रांड खूब बिक रहा है। इसके अलावा आइसक्रीम, कुल्फी, नारियल पानी, सत्तू शरबत, आम का शरबत भी खूब बिक रहा है। देर रात तक शहर की सड़कों पर लोग इसका आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर सत्तू शरबत बेच रहे मांगन मंडल ने बताया है कि सुबह से दोपहर तक सत्तू शरबत की बिक्री बढ़ी हुई है, जहां हम लोग लोकल तैयार सत्तू का ही उपयोग करते हैं। जहां फालूदा विक्रेता ने कहा कि दोपहर में लोग बाजार निकल ही नहीं रहे हैं। जब धूप कम होने के बाद देर रात तक लोग आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। जब बिक्री बढ़ी है, ग्रामीण हाट में ठंडा और फिर रंगीन पानी बेचा जा रहा है। भारत को कब मिलेगा पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री, ये सवाल किया गया है राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी का इस पर क्या जवाब है, हम आपको भी बताएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और फिर इसके बीच सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत को पहला मुसलमान पीएम कब मिलेगा इस पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो 15 साल पुराना है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2009 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी वहां मौजूद स्टूडेंट से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उमेग हुसैन जैदी नाम की एक मुस्लिम छात्रा जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि वह वक्त कब आएगा जब देश को, भारत को पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये सवाल आपसे ही करता हूं कि वह वक्त कब आएगा जब मुस्लिम समुदाय से ऐसे नेता सामने आएंगे जो साबित कर सकेंगे कि वे देश को संभालने में काबिल है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि देश में आज सिख पीएम है और हम सभी जानते हैं कि देश में सिख समुदाय के लोगों की संख्या कितनी कम है, पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वे सिख है इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वे उस पद के काबिल हैं तभी वे प्रधानमंत्री हैं। ठीक वैसे ही जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा तो वह उस वजह से नहीं बनेगा कि वह मुस्लिम है, बल्कि इस वजह से बनेगा कि वह उस काबिल है।
राहुल गांधी इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय से राजनीति में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की अपील करते हैं ताकि वह समय जल्द ही आ सके जब देश के पीएम की जिम्मेदारी किसी मुस्लिम नेता को दी जा सके। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये वीडियो काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जहां लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम है वहीं हम थे जहां। जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस गाने को गा करके हाजीपुर के लोगों से इंडिया गठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम के लिए वोट मांगा है। आपको बता दूं कि वहीं पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजीपुर से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान को बाहरी उम्मीदवार बताया है। उन्होंने चिराग पासवान को निशाने पर लेते हुए कहा कि संपन्न दलितों को आरक्षण नहीं देने की वकालत करने वाले चिराग पासवान ने पैसे वालों को दल का टिकट दिया है और फिर स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं। यह उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर हाजीपुर से शिवचंद्र को जिताना होगा। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को हाजीपुर खगड़िया के अलोली में INDIA के CPIM प्रत्याशी संजय कुमार और फिर उनके पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सपनों को साकार करने की बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी की इच्छा है कि एक बार हाजीपुर में लालटेन जले। 3 दिन पहले ही आरजेडी के विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी डॉक्टर मुकेश रोशन ने दावा किया था कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है और हार्ट अटैक से लोगों की जान जा रही है। तभी इस बयान की खूब चर्चा हुई थी और लोग उसके बयान को मजाक में ले रहे थे। लेकिन आज एक वैक्सीन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना है कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से TTS जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। TTS यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है, जैसे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने साइड इफ़ेक्ट की बात कबूल की है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इसे होने वाली बीमारियां या बुरे प्रभाव के दावों का विरोध कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आरजेडी नेता डॉक्टर मुकेश रोशन ने क्या बातें कही थी। आपको बता दूं कि आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने बताया कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन बनाने का काम किया है उन लोगों ने उसका कंपोजिशन नहीं बताया। उन्होंने बताया है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कोई भी दवा का कंपोजिशन होता है, लेकिन आज तक इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का कंपोजिशन नहीं बताया है। आज हार्ट अटैक का केस बढ़ गया है। कोरोना काल में इन लोगों ने डंडी मारने का काम किया है और 125 करोड़ देशवासियों को इंजेक्शन लगवाने का काम किया, लेकिन आज लोग जान जा रहे हैं लोगों की। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बताया है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा अभी हो रहा है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर देश के लोगों को ठगने का काम किया है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तरह तरह के दावे करते दिख रहे हैं। छपरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी वाले बिहार में बैन तारीख को फिर से चालू कराने के संकेत दिए हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से पासी समाज का नाम लेकर के कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर वो इस समाज के सभी परेशानियों को दूर करेंगे। खुद लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना ये वीडियो शेयर किया है। दरअसल सारण से आरजेडी प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। रोहिणी के नॉमिनेशन में पूरा लालू परिवार छपरा पहुंच करके नामांकन में शामिल हुआ। यह नामांकन के बाद आरजेडी की तरफ से एक जनसभा भी आयोजित की गई थी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं ने रोहिणी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पासी समाज के हमारे बहुत लोग हैं, आप सभी सरकार लाइए, पासी भाई लोगों की समस्या दूर करेंगे। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो भाजपा का सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वे सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो चला करके तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब उनकी हालात ऐसी है कि जब उनका झूठ काम नहीं आ रहा है तो फिर वो मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बेच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार दुनिया भर में
बाजरा को लोकप्रिय बनाने पर जोर दे रही है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बाजरा दुनिया भर में खाने की मेज तक पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेरे लिए राजकीय भोज दिया था, उसके मेन्यू में बाजरा था। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता था। जिसके पास 400 सांसद थे, वो 250 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही है। आपको कांग्रेस के एक सिरे से सावधान रहना है। या कांग्रेस के शहजादे गली गली घूम घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वे आपका एक्सरे निकालेंगे, या आपके घर में पड़े सोने और फिर संपत्ति का ये हिसाब लगाएंगे, इसके बाद इसे बांट देंगे। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा उन पर दिए गए अपमानजनक बयान पर जवाब देते हुए कहा कि लालू जी के बेटे, उनकी बेटी, उनकी नाती, उनके घर पर काम करने वाले लोगों पर अगर मैं बयान देने लग जाऊं तो फिर तब हो गया। जब मेरे ऊपर जिसको जो बयान देना है दे। जब मैंने जो बात कही है उसे रोज़ दोहरा रहा हूँ। आज भी कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि आज तेजस्वी यादव अच्छे हैं, ख़राब हैं, ज्ञानी हैं या फिर मूर्ख हैं। मैंने बस ये कहा है कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वे लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं। मैंने कहा कि वे 9वीं फेल हैं। अगर वे नहीं है तो कैमरे के सामने में आकर के बोल दे कि वे पीएचडी किए हुए हैं। मैंने उनके क्रिकेट करियर की भी बात कही थी। पत्रकारों से मैंने कहा था कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वे लालू यादव के लड़के हैं। तेजस्वी यादव ने पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर पराक्रम किया है तो फिर वो बता दे, उसको हम लोग सीख करके नोट कर लेंगे। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि वे लोग खुद उछल रहे हैं कि मैंने उनको अज्ञानी कहा है। मैंने तो बस जनता के सामने फैक्ट रखा है। जब मेरे बाबूजी डॉक्टर थे तो फिर मैं हर रोज़ कह रहा हूँ कि मेरे बाबूजी डॉक्टर थे, और फिर मेरे दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे। उसी तरीके से अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो फिर आपको बताया जाएगा कि आपके बाबूजी मुख्यमंत्री थे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। दोस्तों, आजकल हर कोई स्मार्टफोन या फिर मोबाइल का उपयोग कर रहा है। मोबाइल ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। यह बहुत से काम घर बैठे बैठे मोबाइल के जरिए हो जाते हैं। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजी का गलत फ़ायदा उठा करके लोगों के मोबाइल हैक कर ले रहे हैं। यह मोबाइल हैक करके ये यूज़र्स का पर्सनल डेटा लीक कर देते हैं। ऐसे में हम आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं आपका मोबाइल हैकर्स के निशाने पर तो नहीं आ गया है। आपको बता दूं कि स्मार्टफोन में बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके यूज़र्स बड़ी ही आसानी से हैकिंग का पता लगा सकते हैं। या आपने नोटिस किया होगा कि जब हम मोबाइल फ़ोन का माइक यूज़ करते हैं तो फिर एंड्रॉयड फ़ोन को टॉप राइट पर ग्रीन डॉट का ऑप्शन कहा जाता है। वहीं अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर माइक का एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद भी अगर टॉप राइट पर ग्रीन डॉट या फिर छोटा सा माइक का आइकॉन नज़र आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई आपकी बातों को सुन रहा है, या वो आपकी सीक्रेट कॉल और सीक्रेट बातों को भी सुन रहा है। स्मार्टफोन हैकिंग का पता लगाने के लिए आप कई तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप स्मार्टफोन की बैटरी का जल्द खत्म होना भी हो सकता है कि हैकिंग का साइन है, क्योंकि हैकिंग के दौरान बैटरी पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या इसके साथ ही मोबाइल परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। या फिर मोबाइल की स्पीड अचानक स्लो हो जाती है। वहीं पर फ़ोन कॉल के दौरान अगर बीच बीच में बीप या फिर अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का साउंड आता है तो फिर उससे हैकिंग का पता चल सकता है। सवाल है कि आखिर कैसे इससे बचा जा सकता है हैकिंग से। तो आपको बता दूं कि हैकिंग से खुद को सेफ रखने के लिए सबसे पहले फ़ोन से स्पाई ऐप रिमूव कर दें। जी हाँ, स्पाई ऐप को रिमूव कर दें। स्पाई ऐप्स अक्सर छिप करके काम करते हैं। ऐसे में आप मोबाइल की सेटिंग में जाकर के आप माइक या फिर कैमरे की परमिशन चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐप गैर ज़रूरी परफॉर्मेंस को एक्सेस करता है तो फिर तुरंत उसे अनइंस्टॉल कर दें। मुजफ्फरपुर से एक खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर में शादी के 2 साल बाद महिला अपने पति को छोड़ करके प्रेमी के साथ फरार हो गई, या साथ में अपने बेटे को भी ले गई। पति का आरोप है कि उसने घर में रखा कैश भी नहीं छोड़ा है। जब पति दुकान पर काम कर रहा था, जब घर पर अपने बच्चे के साथ पत्नी अकेली थी। इसी बीच प्रेमी आया, जिसके बाद पत्नी फरार हो गई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आ गया है। पति ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। महिला का लोकेशन
अभी भी दिल्ली बताया जा रहा है, जब मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। पति ने बताया है कि वे जिस लड़के के साथ भागी है वह उसके भाई का दोस्त है। मैंने काम पर जाने से पहले उसे सब्जी ला करके दी थी, खाना बनाने को कहा था पर उसने मना कर दिया। दोपहर में प्रेमी के साथ वो भाग गई। गुड्डू और सबीना खातून की शादी 31 जनवरी 2022 को परिवार वालों की सहमति से हुई थी। पति ने बताया है कि सबीना का शादी से पहले ही अफेयर था, हालांकि शादी के बाद गुड्डू के साथ वह खुशी से रह रही थी। कुछ समय बाद बेटा माहिर सिद्दीकी हुआ। गुड्डू घर पर ही लहठी का कारोबार करता था, जहां पत्नी उसे घर पर नहीं रहने देती थी। गुड्डू ने अपने भाई की दुकान पर काम शुरू किया। जब 25 अप्रैल को गुड्डू काम के लिए घर से निकला, जब दोपहर में पत्नी फरार हो गई। जब 25 अप्रैल को गुड्डू ने दुकान से एक लड़के को घर पर भेजा था। जब लड़का घर पहुंचा तब दरवाजा बंद था। लड़के ने गुड्डू को फ़ोन करके जानकारी दी तो गुड्डू घर पहुंचा तो फिर पता चला है कि बाइक सवार युवक के साथ पत्नी भाग गई है। गुड्डू ने बताया है कि शादी के बाद सबीना मुझे बुरा कहती थी, घर से काम करता था तो फिर बाहर जाकर के काम करने को कहती थी। जब उसके कहने पर भाई की दुकान पर काम करना शुरू किया। कॉल करके पता चला कि घर पर नहीं है। खबर बिहार के किशनगंज जिला से सामने आई है। किशनगंज के बहादुरगंज भौराधा वार्ड नंबर 13 से बीते 40 दिनों से एक लड़की लापता है। परिवार वालों ने बहादुरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। परिवार वालों ने आज एसपी सागर कुमार को आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को दिए गए आवेदन में पीड़ित परिवार ने लिखा है कि मेरी चौथी संतान मोनिका कुमारी नेहरू महाविद्यालय बहादुरगंज में स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा है। 22 मार्च को 11 बजे वे कॉलेज के लिए निकली थी। शाम तक घर नहीं पहुंची तो फिर खोजबीन शुरू की। अपने रिश्तेदारों के यहाँ खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बीच एक लड़के का व्हाट्सएप कॉल आया, जब दूसरी ओर से मेरी बेटी मोनिका कुमारी रो रही थी। जब लड़के ने अपना नाम राहुल कुमार बताया, लेकिन व्हाट्सएप पर उसका नाम महफूज आलम दिख रहा है। जब फिर दूसरे मोबाइल नंबर से कॉल आया, उसमें भी दूसरी ओर से मेरी बेटी थी और वह बेहताशा रो रही थी। परिवार का कहना है कि मेरी बेटी मोनिका कुमारी को किसी ने षड्यंत्र करके किडनैप कर लिया है। हालांकि पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है। जब परिजनों का कहना है कि पुलिस चुनाव का हवाला देकर के टाल रही है, केस में कार्रवाई नहीं कर रही है। इधर बहादुरगंज थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया है कि FIR दर्ज कर ली गई है, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में रेल संरक्षण आयुक्त अपने 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां दूसरे दिन आज CRS ने ठाकुरगंज पोवाखाली रेलखंड में ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया। साथ ही CRS ने अररिया से गलगलिया योजना अंतर्गत न्यू रेल लाइन योजना में ठाकुरगंज पोवाखाली रेलखंड के सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मिल रही जानकारी के अनुसार CRS जनक कुमार गर्भ ने सभी अधिकारियों संग मिलकर के संपूर्ण रेलखंड का निरीक्षण के दौरान ठाकुरगंज रेलवे गेट के पास रेलवे फुट ओवर ब्रिज निर्माण करने को लेकर के भी रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया है। रेलवे फुट ओवर ब्रिज बन जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी, यहाँ की आम जनता को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। आपको बता दें कि गलगलिया से अररिया तक करोड़ों की लागत से नया रेल लाइन बनाया गया है, जहां ठाकुरगंज से पोवाखाली रेलखंड लगभग बनकर के तैयार हो गई है। इस रेल लाइन में ट्रेन का परिचालन की संभावना है, जिससे लाखों की आबादी को इसका लाभ पहुंचेगा। अब लोगों को अररिया जाने के लिए ट्रेन से सफर करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। दोस्तों, बिहार की सीवान लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यह दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी ने राजद से किनारा करते हुए निर्दलीय चुनावी टाल ठोक दी है। जब सीवान में लगातार तेजस्वी यादव को झटके पर झटका लगता जा रहा है। धीरे धीरे राजद के नेता पार्टी से किनारा करते हुए हिना साहब के समर्थन में उतर आ रहे हैं। जहाँ आपको बता दूं कि कल भी तेजस्वी यादव को उस वक्त एक और चुनावी झटका लगा, जब पार्टी के मजबूत सिपाही राजद के बिहार अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव पद से अदनान अहमद सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए अदनान अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से पार्टी के पद और फिर प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अदनान अहमद सिद्दीकी ने कहा कि कुछ महीने से मैं ये देख रहा था कि साहब परिवार यानी कि मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ राजद का रवैया सही नहीं रहा। ये कह लीजिए कि साहब परिवार के साथ सियासी साजिश रची जा रही थी। मैं काफी महीनों से ये देख रहा था कि राजद ज्यादती कर रही है। इन चीजों को देखते हुए मैं भी उब गया। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि मेरे सियासी गुरु मरहूम शहाबुद्दीन रहे। राजद कई महीनों से हिना साहब के खिलाफ साजिश रच रही थी, वे खुद ही पार्टी से किनारा कर ले। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पहले तो हिना साहब को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से नाम हटा करके कद हटाने की कोशिश की।
दोस्तों, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब हम सीता की जन्म स्थल पर भी भव्य मंदिर बनाएंगे। हम केवल विकास और विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। वहीं पर दूसरा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश एवं प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, जबकि अपने छोटे बेटी और फिर पत्नी को अपना परिवार मानने वाले अवसरवादी लोग एक मंच पर हैं। इन्हें देश की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है। दोस्तों, बिहार में पहली बार भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश वासियों को 2 मई तक भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। जी हां, मौसम विभाग ने 6 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ 15 जिलों में लू का ऑरेंज, जबकि 4 जिलों के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार के बाकी जिलों में गर्म दिन रहने के आसार है। राज्य में यानी कि बिहार में 2 मई तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार कल भागलपुर और पूर्णिया भीषण गर्मी की चपेट में रहा, जहाँ पटना, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, मोतिहारी, शेखपुरा, गोपालगंज, खगड़िया, बांका, कटिहार और नवादा में लू चली है। आपको बता दूं कि कई जिलों में भीषण गर्मी और लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। उनमें है मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर जिले के लिए भीषण गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पर सीवान, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बक्सर, शिवहर, मधेपुरा और फिर सहरसा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर गर्मी के इस सीजन में पटना पहली बार सोमवार को लू की चपेट में रहा, जहां यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, यानी कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि पंचायती राज विभाग में आउटसोर्सिंग के आधार पर बड़ी बहाली होने जा रही है। पंचायती राज विभाग यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में एक बड़ी बहाली होने वाली है, जब मंगलवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है आज से। आपको बता दूं कि अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के 6570 पदों पर यह बहाली होगी। इसमें सामान्य वर्गों के लिए 1643 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 657 पद है। बिहार के सारण से आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना और फिर बदलना चाहती है। हम किसी भी कीमत पर संविधान नहीं बदलने देंगे। लालू प्रसाद यादव ने सारण को अपनी कर्मस्थली बताते हुए कहा कि ये लोग आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं। जहां लोगों से जागरूक रहने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य आप लोगों के बीच काफी दिनों से काम कर रही है, जहां हमने भी सारण के लिए काफी काम किया है। उन्होंने पारसी समाज का जिक्र करते हुए कहा कि आप लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, आपकी समस्या समाप्त की जाएगी। किशनगंज से शर्मसार कर देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहाँ 4 लोगों ने मिलकर के एक 30 साल की महिला का रेप किया। हालांकि पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान शेर सिंह, आकाश सिंह, ब्रजलाल सिंह और श्यामू सिंह के रूप में की गई है। उन्होंने शनिवार को किशनगंज थाना क्षेत्र के हलीम चौक स्थित पीड़ित महिला को उसके घर से किडनैप कर लिया और बोलेरो कैंपेन वैन में बैठा करके मक्के के खेत में चाकू की नोक पर बलात्कार किया। यानी कि ये सभी दरिंदे महिला के घर में घुसे और महिला को उसके घर से ही उठा करके ले जाकर के उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है, गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने महिला का रेप करने के बाद गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और फिर वैन में बैठा करके मौके से भाग गए। हालांकि इसके बाद पीड़िता ने घर पहुंच करके सारी आपबीती बताई। उसके आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी। चूंकि मामला बहुत संवेदनशील था, इसीलिए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई थी। जहाँ किशनगंज एसपी सागर कुमार ने कहा कि महिला ने हमें आरोपियों की डिटेल दी और फिर हमारी टीम ने उनके बारे में जानकारी जुटाई। हमने महलगांव में पता लगाया जहां हमने तुरंत वहां छापा मारा और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सदर अस्पताल में महिला की मेडिकल जांच कराई है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।